बांग्लादेश में फौजी अफसरान के दरमियान इक़्तिदार की जंग किसने छेड़ी, फौज में बगावत किसने पैदा की, ढाका जेल में कत्लेआम के पीछे कौन था। गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के बाद इक़्तिदार की मुंतकिली को खूनी मुंतकिली क्यों कहा गया। क्या बांग्लादेश की फौज अवाम के साथ वफादार नहीं, बांग्लादेशी अवाम की फौज के साथ कैसे ताल्लुकात रहे। खालिद मुशर्रफ, शफात जमील और कर्नल हुदा को इंडियन गद्दार क्यों करार दिया गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बांग्लादेश की आज़ादी के सिर्फ 4 साल बाद यानी नवंबर 1975 के पहले हफ्ते के दौरान पेश आने वाले खूनी वाक़यात बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान और इनके अहले खाना के कत्ल के बाद मुल्क में पैदा होने वाली अफरा तफरी की सूरत हाल का ही नतीजा थे। 15 अगस्त 1975 को खून कर मुश्ताक अहमद ने शेख मुजीबुर रहमान के बाद बतौर सदर बांग्लादेश का इक़्तिदार संभाला। ये वो वक्त था जब बांग्लादेश की आर्मी में मौजूद वो अफसरान इंतहाई ताकतवर थे जो शेख मुजीब की हलाकत में बराह रास्त मुलविस थे। अगरचा इक़्तिदार संभालने के बाद मुश्ताक अहमद ने ज़ियाउर रहमान को आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में मुलविस चंद आर्मी अफसरान फौज के बहुत से मामलात को बराह रास्त कंट्रोल कर रहे थे। शेख मुजीब के कत्ल के बाद इक़्तिदार की खूनी मुंतकिली ने बगावत और जवाबी बगावत के नए सिलसिले को जन्म दिया, जिसका आगाज़ मुजीब के कत्ल के 3 माह बाद यानी नवंबर के पहले हफ्ते में हुआ। अगरचे बगावत की वजूहात के बारे में मुतअद्दिद वजाहतें मौजूद हैं, मगर इस वक्त के बहुत से फौजी हुक्काम का ख्याल है कि नवंबर में होने वाली बगावत और जवाबी बगावत बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद से फौज में पैदा होने वाले अफरा तफरी का नतीजा थी। बांग्लादेशी फौज में बहुत से सीनियर अफसरान जूनियर फौजी अफसरान की तरफ से ताकत के इस्तेमाल और बड़े फैसले लेने के अमल को कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा एक और तनाज़ा भी था जो बांग्लादेश की जंग आज़ादी के वक्त से शुरू हुआ था। जंग आज़ादी के दौरान बांग्लादेशी फौज के 3 अफसरान आलमी सतह पर मशहूर हुए। जंग के बाद से इन तीनों अफसरों ने फौज के अंदर असर और रसूख के 3 अलग-अलग दायरे बनाए थे। इन अफसरान में जनरल ज़ियाउर रहमान, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ और जनरल KM शफीउल्लाह शामिल थे। जंग के बाद से इन तीनों अफसरों ने फौज के अंदर असर और रसूख के 3 अलग-अलग दायरे बनाए थे। इन अफसरान में जनरल ज़ियाउर रहमान, ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ और जनरल KM शफीउल्लाह शामिल थे। ब्रिगेडियर सखावत हुसैन 1975 में ढाका में 46वीं ब्रिगेड के स्टाफ ऑफिसर थे। उनका कहना था कि फौज में अफसरान के दरमियान ये कशमकश पहले भी थी, लेकिन 15 अगस्त यानी शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद ये खुलकर सामने आ गई। मेजर जनरल शफीउल्लाह फैसला साजी के अमल से अमलन बाहर किए जा चुके थे। जनरल ज़िया फैसला साजी कर रहे थे और इनके और ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ के दरमियान तनाज़ा बढ़ रहा था। मेजर जनरल KM शफीउल्लाह को 15 अगस्त के वाक़यात के बाद आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था। 1975 के बाद से वो मंजर से हट चुके हैं और आर्मी चीफ वाले अपने घर में तकरीबन नज़रबंद हैं। शफीउल्लाह नवंबर के वाक़यात को खालिद मुशर्रफ और ज़ियाउर रहमान के दरमियान तनाज़ा के तौर पर देखते थे। उनका कहना था कि खालिद मुशर्रफ ये सोचकर ज़ियाउर रहमान को हटाना चाहते थे कि इनका मुस्तकबिल तारीक है। उसने उन्हें हटाकर घर में नज़र बंद कर दिया और ख़ुद को चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर फाइज कर दिया, मगर मामलात ज़्यादा अरसा चल ना सके और 7 नवंबर को ज़ियाउर रहमान के ग्रुप ने खालिद मुशर्रफ को हटा दिया। मंजर आम पर ना होने के बावजूद वो फौज में तनाव को महसूस कर सकते थे और यही खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत का पस मंजर था। इस बगावत और जेल में 3 नवंबर को होने वाला कत्ले आम क्या था। 3 नवंबर के पहले चंद घंटों में बांग्लादेश की तारीख का रुख बदलने वाले 2 वाक़यात रूनुमा हुए। एक फौजी बगावत और दूसरा ढाका जेल में कत्लेआम। आधी रात के वक्त इस वक्त के आर्मी चीफ ज़ियाउर रहमान को खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत के नतीजे में गिरफ्तार कर लिया गया। ढाका छावनी से एक इन्फेंट्री यूनिट बंगा भाबंद लाया गया, जबकि एक फौजी यूनिट ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। ब्रिगेडियर सखावत हुसैन के मुताबिक बंगा भाबंद के इर्द गिर्द इतनी फौज जमा थी कि मेजर दलीम और मेजर नूर समेत फौजी अफसरान कोई जवाबी कार्रवाई न कर सके और इस दौरान जंगी तैयारों को भी आसमान पर उड़ते हुए देखा गया। जब 2-3 तैयारों ने बंगा भाबंद के ऊपर से उड़ान भरी तो उन्हें एहसास हुआ कि इनके पास वक्त नहीं बचा और इन्हें हथियार डालना ही होंगे। 3 नवंबर की सुबह से दोनों फौजी अफसरान में समझौता कराने की कोशिशें जारी थी। मेजर दलीम और मेजर नूर कई बार छावनी आए और खालिद मुशर्रफ से मुलाकात की। दिन भर मुज़ाकरात के बाद शाम को फैसला हुआ कि इन्हें यानी ज़ियाउर रहमान को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाएगी। उसी रात बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल में मुलविस
कुछ फौजी अफसरों को भी तैयारे में थाईलैंड जाने की इजाज़त दी गई थी। इसी दौरान सेंट्रल जेल ढाका में इसी रात कत्ल की एक और वारदात हुई। 1971 की हुकूमत के अबूरी सदर सैयद नजरुल इस्लाम, वजीर आज़म ताजुद्दीन अहमद, इस वक्त के वजीर ख़जाना एम मंसूर अली और वजीर दाखिला AMH कमरुज़मान को कुछ फौजी एहलकारों ने जेल में ही कत्ल कर दिया। अवामी लीग के लीडरों को 15 अगस्त की फौजी बगावत के बाद ही जेल में कैद किया गया था। जेल कत्ल का वाक़या फौरी तौर पर मालूम तो ना हो सका और ये वाक़या 4 नवंबर की सुबह फौजी अफसरान के इल्म में आया। इस दौरान मुतहर्रिक होने वाली जस्ट क्या थी। 3 नवंबर को पेश आने वाले खूनी वाक़यात के बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी जस्ट एक्शन में नजर आई। कर्नल ताहिर की क़यादत में इस मलेशिया ने बाद में होने वाली बगावत में कलीदी किरदार अदा किया। कहा जाता है कि इस वक्त कर्नल ताहिर को खालिद मुशर्रफ की क़यादत में होने वाली बगावत की खबर ज़ियाउर रहमान से मिली थी। ज़ियाउर रहमान ने 3 नवंबर की सुबह कर्नल ताहिर को फ़ोन किया और कहा कि उन्होंने इन्हें पकड़ लिया है, इनकी जान को ख़तरा है। अगरचे ज़ियाउर रहमान की मेन टेलीफोन लाइन मुनक़ता हो गई थी, लेकिन वो टेलीफोन कॉल करने में कामयाब रहे क्योंकि एक मुतवाज़ी लाइन आर्मी हाउस में चल रही थी। कर्नल ताहिर ने 1972 में फ़ौज से इस्तीफ़ा दिया था और इसके बाद से वो बराह रास्त जज के सियासत में शामिल हो गए थे। इस दौरान फ़ौज के जवानों के साथ मिलकर उन्होंने निजी तंजीमें और मलेशियाएं बनवाई। कर्नल ताहिर 3 नवंबर को नारायणगंज से ढाका आए और तब से फ़ौजी तंजीम के अरकान समेत फ़ौजी एहलकार इनसे मिलने गए। ज़ियाउर रहमान के बाद खालिद मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन वो जल्द हुकूमत ना बना सके। इस दौरान जेल में होने वाली कत्ल की वारदातें हुई और अमलन कोई हुकूमत ना होने की कैफियत बांग्लादेश में वाज़ह थी। इस दौरान जज गनबानी और कर्नल ताहिर ने फ़ौजियों के साथ बातचीत जारी रखी। 5 और 6 नवंबर को गाना बानी ज़्यादा फाल और मुनज़्ज़म होना शुरू हुई। कर्नल ताहिर की क़यादत में बगावत के मंसूबे जारी रहे। ये हकीकत 6 तारीख की दोपहर को वाज़ह हो गई कि गाना बानी कुछ करने जा रही है, जब गाना बानी के नाम से एक किताबचा छावनी के अंदर तकसीम होना शुरू हो गया। इन किताबचों में खालिद मुशर्रफ, शिफात जमील और कर्नल हुदा को इंडियन गद्दार करार दिया गया था। इस दौरान जस्टिस अबू सादात मोहम्मद साइम ने सदर के ओहदे का हल्फ लिया, लेकिन इंतज़ामिया और फ़ौज में असल में क्या चल रहा था जो कि गैर वाज़ह रहा। इस अफरा तफरी की सूरत हाल में जब 6 तारीख की रात सिपाहियों में ये किताबचा तकसीम किया गया तो सब पर वाज़ह हो गया कि गाना बानी नामी फ़ोर्स छावनी के अंदर काम कर रही है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर फ़ौज की बगावत का मरकजी मंसूबा 6 तारीख की शाम को था। जसदक का फैसला 9 नवंबर को बगावत करने का था, लेकिन जब छावनी में हालात मज़ीद गर्म होते गए तो उसी रात ही बगावत का फैसला किया गया। जवाबी बगावत 7 नवंबर की रात को शुरू हुई, जिनमें सबसे आगे फ़ौज के जवान थे। KM शफीउल्लाह कहते हैं कि सिपाहियों में नारे लगाए जा रहे थे, सिपाही सिपाही भाई भाई, JCO के अलावा कोई रैंक नहीं। सिपाहियों में मायूसी फैली हुई थी। इनका ख्याल था कि अफसरान उन्हें ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी परवाह नहीं की। इसी रात ज़ियाउर रहमान को रिहा कर दिया गया। 7 तारीख की रात छावनी में गोलियां चलने की भी आवाज़ें आने लगी और बागियों ने कुछ फौजी अफसरान को हलाक कर दिया। ताहिर चाहते थे कि ज़ियाउर रहमान रेडियो पर जाकर अवामी फ़ौज के 13 नकात का ऐलान करें और कहें कि उन्होंने ये मुतालबात तस्लीम कर दिए हैं। इसके बाद वो सिपाहियों से खिताब करेंगे और लोगों से कहेंगे कि वो इन मुतालबात को तस्लीम करें। 7 नवंबर की बगावत के दौरान कई फौजियों को सिविलियन कपड़ों में भी हथियारों के साथ हिस्सा लेते हुए देखा गया। जिस मकसद के साथ जसदर ने बगावत में हिस्सा लिया, इसकी नाकामी की एक बड़ी वजह भी यही थी। फौजियों ने ज़ियाउर रहमान को छावनी से एलिफेंट रोड पर लाना था। कर्नल ताहिर और जसदर के रहनुमा वहाँ एक घर में मुकीम थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। मलेशिया से वाबस्ता सिपाहियों ने अहकामात के बरखिलाफ ज़ियाउर रहमान को रिहा किया। ज़ियाउर रहमान ने इनसे कहा कि कर्नल ताहिर इनके दोस्त हैं, वो इन्हें यहाँ ले आएँ। इस तरह वो किसी हद तक धोखा खा गए। वो इन्हें दी गई मखसूस हदायत पर अमल न कर सके, जिसके बाद 7 नवंबर की सुबह खालिद मुशर्रफ, कर्नल KN हुदा और लेफ्टिनेंट कर्नल ATM हैदर मारे गए। खालिद मुशर्रफ को किसने हुक्म दिया और क्यों कत्ल किया गया, इस बारे में कोई तहकीकात हतमी तौर पर ना हो सकी और इस कत्ल का अभी तक कोई ट्रायल भी ना हुआ। ज़ियाउर रहमान की रेडियो पर तकरीर के बाद बगावत में अवामी फ़ौज के किरदार को दबा दिया गया और आम लोगों में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये मुकम्मल तौर पर ज़ियाउर रहमान की बगावत थी। ज़ियाउर रहमान 7 नवंबर के बाद इक़्तिदार के मरकज़ में दोबारा आ गए। इसके कुछ अर्सा बाद कर्नल ताहिर को
24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया और 21 जुलाई 1976 को फौजी अदालत ने गद्दारी के इल्जाम में फांसी दे दी। तवील अरसे के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल ताहिर का ट्रायल कलअदम करार दिया। ज़ियाउर रहमान ने 1981 तक डिप्टी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और बाद में सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। मई 1981 में एक नाकाम फौजी बगावत में उन्हें भी कत्ल कर दिया गया।